26 जनवरी 1975 को उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी साहबा ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी। उसी की याद में आज यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक जलसा मुनाक़द किया गया है। और इस वक्त जो मुल्क में हालात है, जिस तरह के हालात है, वो इमरजेंसी के जो हालात थे उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर है। वही बातें यहाँ पर मुक़र्रिरीन कह रहे हैं जो मुख्तलिफ सोसाइटी के मुख्तलिफ तबक़ात से, मुख्तलिफ स्ट्रीम ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं। आज ये 4 तंजीमों जो है PUCL, PDUR, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और जन हक सेक्टर से इमरजेंसी के हवाले से जो मुज़ाकरा रखा गया है, आज जो जमहूरियत को जो थ्रेट है, डेमोक्रेसी की जो थ्रेट है, जो चैलेंजेस है उस पर, तो आज क्या आपके नज़दीक क्या थ्रेट्स क्या है? थ्रेट है लोगों के बोलने के अधिकार पर, थ्रेट है न्यायपालिका को जिस प्रकार से बंधक बना लिया गया है, तो वो भी एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मीडिया को जिस प्रकार से कंट्रोल किया गया है, मीडिया आम लोगों की जो संघर्ष है उसको नहीं उजागर कर रहा है। आम लोगों का जो एक तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वो लोगों के हकों के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उसको भी उजागर नहीं कर रहा है, उसको दबा रहा है। तो ये बहुत बड़े थ्रेट हैं। और फिर जो राजनीतिक दल हैं वो अपने जो कर्तव्य है, अपने जो उद्देश्य है संविधान के, उनका वो संविधान के प्रियम्बल का, प्रस्तावना का वो उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। पंचोली साहब, आप सिविल राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं। आपकी जो तंजीम है PUCL, आप उसके सदर भी रहे हैं दिल्ली यूनिट के। अब जो है, जो जिस तरह से जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही प्रोएक्टिव काम करती थी, आजकल वैसा नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? नहीं, वो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उस समय जो हमारे ज़माने में थी, वो सिर्फ 1 या 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, और वो निकलते हुए जो है ऐसे काम करते थे, अपने एक जुनून उनमें होता था कि कुछ करना है। आजकल जो है, एक तो मैं अब उसमें कह नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं जिसमें बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। कुछ सेल्फ प्रोजेक्शन का है, भाई हमको दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। कुछ फंडिंग का भी मामला है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कभी के कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं ली। हम अपने ही खर्चों पर सारा काम करते रहे, अपनी मेंबरशिप पर। लेकिन आजकल जो ये फंडिंग का मैं ये नहीं कहता कि सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो फंडिंग लेती हैं, वो ठीक काम नहीं कर रही, लेकिन अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि फंडिंग का बहुत रोल है। और फंडिंग की वजह से वो जो करना, क्योंकि फंडिंग पे गवर्नमेंट के रोक होता है, गवर्नमेंट FCR वगैरह गवर्नमेंट बंद कर सकती है, तो उस वजह से भी उन लोगों को डर लगा रहता है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा, डिक्लेयर इमरजेंसी थी वो बाकायदा, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल था वो हटा दिया गया। आज के दौर और उस ज़माने के दौर को आप किस तरह से कंपेयर करेंगे? दोनों भी ज़माने देखे हैं, दोनों भी दौर देखे हैं। उस समय कम से कम वो खुलेआम उन्होंने कहा तो था कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। अब जो है ये इमरजेंसी अंदर से लगा रहे हैं, इमरजेंसी के हालात जो हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। एक छुपे तौर से इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं उसको ना बताते हुए भी वो अंदर से लोगों के हकूकों पर हमला कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में उस वक्त हालात बेहतर थे, आज हालात बेहतर है? बेहतर तो आप नहीं कह सकते, बेहतर इस सेंस में कह सकते हैं कंपैरिजन में ये है कि उस समय तो हम मीटिंग्स वगैरह तो कर सकते थे कई बार,
हैं, लेकिन आज अब तो आजकल तो मीटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इमरजेंसी पर जो मुज़ाकरा हुआ था यहाँ पर थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस है, उसमें एडवोकेट पूनम कौशिक साहिबा ने भी तकरीर की थी। आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या मेन जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या मेन आपके ख्याल में कौन सा एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है? इस वक्त सबसे ज्यादा हालात यही हैं कि जनता के जन्मवादी अधिकारों पर, और जिसमें आधी आबादी के जन्मवादी अधिकार जो हैं उसके ऊपर जिस तरह का हमला किया जा रहा है, और उस हमले के अंदर शामिल है जिस तरह से यौन उत्पीड़न के आरोपियों को, यौन उत्पीड़न के दोषियों को जिस तरह से आज महिमा मंडित करने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया जाता है। वो चाहे BHU में जब रेप के आरोपियों का स्वागत होता है, चाहे बिल्किस बानो के आरोपियों को, दोषियों को जिस तरह से फूल माला पहनाई जाती है, या हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जब महिला पहलवान लड़ रही थी और उनके आंदोलन पर किस तरह का दमन किया जा रहा था, किस तरह से उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा था। उसके साथ साथ जब भी जो भी आज अपने आंदोलन के संदर्भ में खासकर पितृसत्ता के खिलाफ जब आधी आबादी सड़कों पर निकलती है, तो किस तरह से उनके आंदोलनों को दमन करने की जो कोशिशें होती है, किस तरह से असहमति के अधिकार के ऊपर हमला होता है, किस तरह से जब संविधान के अधिकारों के लिए महिला कार्यकर्ताएं भी खड़ी होती है तो उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है। ये सब जिस तरह का चैलेंज मौजूदा जो रिजीम है, जो बहुत तेजी के साथ भारत के लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन जिस तरीके से कर रही है, तो आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से इसका व्यापक लोगों को, व्यापक आधी आबादी को मोबिलाइज करते हुए बुनियादी सवालों पर, रोजी रोटी के सवालों पर, जिस तरह से कॉर्पोरेट की लूट के चलते हुए आज नौकरियों का ठेकेदारीकरण हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह से आज स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण हो रहा है, और जिसका आधी आबादी पर तो विशेष असर पड़ ही रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, भारत के आम साधारण लोगों पर जो असर पड़ रहा है उसके खिलाफ लोगों को लामबंद करना, ये एकमात्र रास्ता है और यही एक चुनौती भी है। तभी हम आज के जनवादी अधिकारों के पक्ष में जो है, जनवादी अधिकारों को बचाने के लिए हम एक मुहिम को अंजाम दे सकते हैं। तो आप जो अपनी स्पीच में कह रही थी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब के बारे में क्या कहना चाह रही थी उसके बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से, हाँ जी, केवल वो आरोप नहीं लगा था, ये तय बात थी जो मेरे बात के साथियों ने भी बात कही कि जैसे ही वो पहली बात तो ये कि जो तय प्रोसीजर था उन्होंने उसका वायलेशन किया। प्रोसीजर ये होता है कि आप खुद अपने लिए निर्णायक न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैं ही करूंगा। वो तो उन्होंने किया ही। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो वो जो स्टाफर थी उनको भी रीइंस्टेट किया गया, उनके परिवार के लोगों को जिनको पहले डिसमिस किया गया था उनको रीइंस्टेट किया गया। और सबसे विचित्र बात जो इस पूरे उसमें थी कि जब गोगोई साहब का टेन्योर कंप्लीट हुआ उसके बाद उनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई। तो ये कि एक आरोपी जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है, आप उनको जो है महिमा मंडित करोगे, आप उनको रिवार्ड दोगे। ये इस देश के महिला आंदोलन ने ये देखा है इस रिजीम के दौरान, जब ये रिजीम जो है अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। ये रिजीम 2014 में इस नारे के साथ आई थी कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस रिजीम के राज में किस तरीके से नारियों के ऊपर वार किया गया और नारियों के ऊपर वार करने वालों को के पक्ष में जिस तरह से खड़ा किया गया और उनको रिवार्ड और उनको महिमा मंडित किया गया है, ये एक बात है जो इस महिला आंदोलन ने इस रिजीम के राज में महसूस की है। आज हमारी डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस और थ्रेट्स हैं? देखिए, डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा थ्रेट, जिसको इस देश में डेमोक्रेसी की रक्षा करनी चाहिए, उसी से सबसे बड़ा थ्रेट है। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4 इंस्टीट्यूशन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक है जुडिशरी, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है मीडिया और एक है जो लेजिस्लेटिव जो हमारी विंग है, वहाँ डिबेट नहीं होती, डिस्कशन नहीं होता, बिना डिस्कशन बिना डिबेट के सब कुछ पास कर रहे हैं, तो जनता के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा? ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है वो यूनिटरी बन गई है। तीसरा जो जुडिशरी है, जुडिशरी तो मुझे लगता है कि वो आजकल फतवे देने में ज़्यादा, मतलब कि जो है कि बयानबाजी में ज़्यादा यकीन हो गया है न्याय करने की बजाय। और रही बात मीडिया की, मीडिया का तो आपको पता ही है कि कास्ट एंड क्लास कैरेक्टर उसका जो है वो तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो आप ये नहीं समझते कि जब 70 साल में इस मुल्क का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए था, जो नजर आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है,
ना जुडिशरी में आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आता है रिप्रेजेंटेशन, यानी वो जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये उसके नतीजे में हो रहा है। देखिए उसी को बचाने के लिए देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो हेजेमनिक सिस्टम रहा है वो हेजेमनिक सिस्टम कोई इस पार्लियामेंट का प्रोड्यूस नहीं है, वो शुरू से ही हमारे यहाँ रहा है। ठीक है, तो उसको रिलीजियस सैंक्शन है, उसको सोसाइटल सैंक्शन है। और लेकिन डेमोक्रेसी ने कम से कम एक बात ये जरूर की थी कि जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटी थी, पार्टिकुलर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन बाकी सेक्शन इंक्लूडिंग वीमेन उनको अभी तक प्रोपोर्शनेट हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। और जब कहते हैं ना इसको कि जब आपकी जुबानें बंद हों तो दिमाग उससे पहले बंद होता है,